पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम डेप्रिसिएशन है, ये पेज नंबर 57। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर एक बार एसेट की वैल्यू पुरानी हो गई तो पुरानी हो ही गई, फिर वापस से तो न्यू होगी नहीं, परमानेंट डिक्लाइन है, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली डिडक्शन लगता रहता है, डेली बेस पर डिडक्शन लगता है सर। हालांकि हम रिकॉर्ड करते हैं ईयर के बेस पर, साल में एक बार, लेकिन एसेट की वैल्यू तो डेली दिख रही है, ये भी सही लिखा होगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। अंडरलाइन करें इंटेंजिबल और वहां लिख दीजिए अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड तो हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम अमोर्टाइजेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अमोर्टाइजेशन AMORTI। हाँ जी, अमोर्टाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डिडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उसकी वैल्यू है। सेम चीज अमोर्टाइजेशन है। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है? हम जो एक अमाउंट, लार्ज अमाउंट हम वन टाइम में पे कर देते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना कई सालों में, दिस इज अमोर्टाइजेशन। बस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, डिडक्शन टेंजिबल एसेट्स के लिए, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, एडवर्टाइजमेंट। वो इंटेंजिबल नहीं है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? आज सुबह तो कराया था तुम्हें। कहां से होता है? तो फर्स्ट और सेकंड सही है सर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डिडक्शन लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर? करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकलेगा। डिडक्शन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर हम रिकॉर्ड करेंगे सही तो प्रॉफिट सही निकलेगा, सही लिखा होगा। दूसरा, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू टेक्निकल टर्म है, कुछ छूटा नहीं है और कुछ झूठा नहीं है। कुछ छूटा नहीं है मतलब कुछ इनकम्प्लीट नहीं रह गया, सब कंप्लीट है। और कुछ झूठा नहीं है मतलब कुछ फॉल्स नहीं है, सब कुछ ट्रू है। तो अगर हम डिडक्शन सही लगा रहे हैं तो एसेट सही वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा, ये सही हो गया। तीसरा, टू एसर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्टिंग सब्जेक्ट अभी आया नहीं है, जब कॉस्टिंग सब्जेक्ट आएगा उसमें सीखेंगे सर, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका भी तो कॉस्ट चार्ज करेंगे। कैब ड्राइवर ओला में बैठे हैं, अगर आप वो सिर्फ थोड़ा ना आपसे जो CNG या डीजल का ही पैसा लेगा, उसकी कार की वैल्यू कम हो रही है, उसका भी तो खर्चा वो ऐड करके वो चार्ज करेगा। एक लिमिटेड लाइफ होती है कार की। आज कोई ओला वाला कार खरीद लेता है, सबसे पहले इसको टेंशन आ जाती है, मैं डेली 12-12 घंटे ओला चला रहा हूँ, तो 4-5 साल के बाद ये कार बेकार हो जाएगी, फिर नई कार लेनी पड़ेगी, इसके लिए आज से पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट में ऐड होता है, लेकिन ये हम कॉस्ट में ऐड करना, ये कैलकुलेशन करना, ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट का पार्ट है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में सीखेंगे। तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव हैं सर हमारे डेप्रिसिएशन के। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती है फर्नीचर पे हर साल 10% पर एनम के रेट से। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपए है और जनरल एंट्री पूछी हुई। डिडक्शन एक्सपेंस होता है सर, एक्सपेंस डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, 15,000 रुपए इंस्टॉलेशन के पे करे हैं, तो मशीनरी हमें पड़ गई 1,15,000। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, जर्नल एंट्री मांगी है डेप्रिसिएशन की, तो 1,15,000 का 10% कितना हुआ? 11,500, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूसेज, ऑब्सोलेंस एटसेट्रा। वियर एंड टियर रख रखाव, यूसेज इस्तेमाल, ऑब्सोलेंस आउटडेट, इन सभी की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये टेस्ट में भी था, एएस कौन सा है डेप्रिसिएशन के लिए? सी में लिखा हुआ है एएस नंबर 6, ऑब्लिक करके लिखें एएस नंबर 10। एएस नंबर 6 पुराना नंबर है, एएस नंबर 10 नया वाला नंबर है, लेकिन कई स्कूलों में पुराना भी दिया हुआ है। तो एएस 6 पुराना नाम है, नंबर है। बेसिकली टोटल 32 एएस है,
और हर एक में स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे एएस नंबर 2 इन्वेंट्री के लिए है, मतलब मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करूँ, तो मैं अपनी एएस वाली बुक निकालूंगा, उसमें एएस नंबर 2 वैल्यूएशन इन्वेंट्री निकालूंगा, उसमें हर एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसमें मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। समझो जैसे वकील अपनी लॉ की बुक निकालता है, हम अकाउंटेंट अपने एएस की बुक निकालते हैं, तो उसमें जो एएस नंबर पहले 6 था, अब 10 है, वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए है, डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे कैलकुलेट करूँ। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, खरीद नहीं रहा, तो 3-4 महीने 3-4 साल का टाइम हो जाता है बड़ी बिल्डिंग बनने के लिए, कितने लोन मिल लिया हुआ, उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो वो बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड करूँ कि नहीं करूँ, डिडक्शन कब से लगाऊँ, क्या चीज़ ऐड करूँ, इनॉग्रेशन कराया है उसमें 2 लाख रुपये खर्च हो गए, वो कॉस्ट में ऐड करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे 50 सवाल आते हैं, तो हर एक का आंसर मिल जाता है उस एएस की बुक के अंदर। तो एएस नंबर 6 जो है वो डेप्रिसिएशन का पुराना वाला था, नया वाला एएस नंबर 10 है। आपके कोर्स में तो सारे हैं, लेकिन एग्जाम में आते नहीं है, 2-3 याद कर लीजिए बस, डेप्रिसिएशन वाला, इन्वेंट्री का 2, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में एएस 1। एग्जाम में दे रखे AS6 में AS10, तो कौन सा टिक करके आए? दोनों दे रखे हों, एएस 10 टिक कर दिया। 7th क्वेश्चन पर आ गए जी हम। टर्म यूज्ड फॉर एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक सेपरेट मेथड होता है, जो ना एसएलएम है ना डब्ल्यूडीवी है, डिप्लीशन मेथड, सेपरेट मेथड आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो डिप्लीशन मेथड के लिए है। बेसिकली उसमें जितना यूज करते हैं डेप्रिसिएशन उतना ही लगाते हैं। नॉर्मली एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कि रेट फिक्स है, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, भले ही मान लो मशीन ने इस साल ज्यादा यूज करी, लॉकडाउन लग गया, यूज कम करी, ये चीज देखता ही नहीं है मेथड एसएलएम डब्ल्यूडीवी, यूसेज नहीं देखता, यूसेज इग्नोर करता है, डेप्रिसिएशन लगाता रहता है। डिप्लीशन मेथड यूज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता है। 8th क्वेश्चन पर आ गए जी। ये प्रोविजंस एंड रिजर्व चैप्टर में से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रोविजंस। पहला, द अमाउंट दैट आर क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट अ नोन लायबिलिटी। नोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमें पहले से पता है, उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इसी को प्रोविजन कहते हैं, सही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, द अमाउंट दैट इज पेड। सर पेड अगर होगा तो फिर प्रोविजन क्यों बनाएंगे, हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट पता होगा। देखिए प्रोविजन और लायबिलिटी, ये दोनों वर्ड 99% सेम है। 1% जो डिफरेंट है ना, वो सिर्फ डिफरेंट इसलिए है कि अगर हमें लायबिलिटी का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तो उस लायबिलिटी को प्रोविजन बोल देते हैं। जैसे कि मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 मार्च में रिकॉर्ड करना है, लेकिन मार्च का बिल तो अप्रैल में आएगा। लायबिलिटी है, कंफर्म्ड है, नोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी है पता है, अमाउंट नहीं पता एग्जैक्ट, ऐसी लायबिलिटी को हम प्रोविजन कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड है, पेड है तो अमाउंट पता होगा फिर हमें, तो थोड़ा ना एस्टिमेटेड होगा, तो सेकंड पॉइंट गलत हो गया, प्रोविजन के लिए नहीं है ये। थर्ड पॉइंट में लिखा है अमाउंट अनसर्टेन है, ये प्रोविजन के लिए है, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ये प्रोविजन के लिए है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। ठीक है। 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स लिखा हुआ है, इसे कट करके रिजर्व कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिवर्स नहीं रिजर्व। तो रिजर्व के एडवांटेजेस की बात करेंगे, तारीफ करनी है इसमें रिजर्व की। पहला, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है, आपके पास जितनी सेविंग है आप जितने स्ट्रांग है। दूसरा, स्ट्रेंथन द फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार क्या होता है कोई कॉम्पिटिटर डाउन होता जा रहा है, तुरंत हमारे पास फिर मौका होता है कि मार्केट कैप्चर कर लें, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए फायदा रहेगा हमारे पास अगर रिजर्व है। तीसरा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, अगर हम पैसा जोड़ रहे हैं तो प्रॉफिट को ही बांट रहे हैं। तो तीनों बातें सही लिखी हुई हैं सर, डी ऑप्शन आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसमें टर्म 2 लिख लीजिए, टर्म 2 में सीखेंगे प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स की एंट्री। 11th पर आ गए, राज डेप्रिसिएट्स हिज एसेट्स एट द रेट 10% एंड ही आल्सो मेंटेन्स द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सीखा, थोड़ा सा सीखा था हमने इसके बारे में कि सर एसेट की वैल्यू डाउन ना करके हम सारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेपरेट एक अकाउंट में इकट्ठा करते रहेंगे, इसी का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो 1 लाख रुपीस का फर्नीचर है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी जी बताना है। तो प्रोविजन या कोई भी एक्सपेंस होता है वो कहां से चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन में पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है सर,
क्योंकि एक्सपेंस है। प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट्स अ नेगेटिव एसेट्स, इसलिए हमेशा प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन जब भी क्रिएट किया जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट तो सब में से 12th पर आ गए जी, अमाउंट दैट आर क्रिएटेड अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट द नॉन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पहले से पता है, लाइबिलिटी पहले से पता है तो प्रोविजन हो गया। ये रिजर्व में कोई लाइबिलिटी नहीं होती, वो तो पैसा जोड़ रहे हैं बस हम फ्यूचर के लिए। थर्टीन पर आ गई, इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है प्रोविजन का? सर जहां प्रोविजन नहीं लिखा हुआ एग्जांपल नहीं है प्रोविजन का, सी है ना। बाकी तीनों में प्रोविजन लिखा हुआ है तो वो एग्जांपल हैं। ऑप्शन सी में प्रोविजन नहीं लिखा हुआ, एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? 12th क्लास चैप्टर नंबर 9। 14 क्वेश्चन पर आ गए जी, रिजर्व जो कि लायबिलिटी साइड में शो नहीं होता, कि वो सीक्रेट है इसलिए शो नहीं होता। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व शो नहीं होता इसलिए उसको सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। 15th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा रिजर्व है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच दे आर, अपने नेचर से बनता है। तो सर रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है, इसलिए दोनों आंसर हो गए। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो रिकरिंग नेचर का है, जो हमने मेन एक्टिविटी से कमाया है, ऐसे प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। उससे जो रिजर्व बनता है वो रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने नॉन रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी से कमाया, जो हमारा मेन काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल को हमने ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदी थी, कुछ साल उसमें काम किया, उसके बाद हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने वो बिल्डिंग बेच दी पुराने वाली, बेचकर प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा। ये बिल्डिंग को बेचना हमारा मेन काम नहीं है, ऐसा प्रॉफिट को कैपिटलाइज प्रॉफिट बोलेंगे, उससे कैपिटल रिजर्व बने, जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो डेली बेस पर नहीं होती, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है। मान लीजिए कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि उसमें आप क्या कंपनी में क्या करने वाले हो, किस चीज़ के लिए कंपनी खोल रहे हो, उसमें मेंशन करना होता है आपको कि हम ये काम करेंगे इस कंपनी में, तो वही काम से जो अर्निंग होगी वही आपका मेन इनकम कहलाएगा। 16th पे आ गए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। अंडरलाइन करें स्पेसिफिक रिजर्व्स, वहां लिखें ऑल रिजर्व्स अदर देन, अंडरलाइन करा आपने स्पेसिफिक रिजर्व, और वहां लिख रहे हैं आप ऑल रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व। जनरल जी वाला, GENERAL, ऑल रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब जनरल पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप घर पे सेविंग करते हैं, तो हो सकता है आप सेविंग ऐसे कर रहे हो कि मुझे बाइक लेनी है, कार लेनी है या नया स्मार्टफोन लेना है, उसके लिए आप पैसा जोड़ रहे हो, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। एक हैबिट है आपकी कि आप पैसा जोड़ रहे हो, आपने कुछ सोचा नहीं मुझे ये काम करना, बस पैसा जोड़ रहे हो, दिस इज जनरल रिजर्व। तो जनरल के अलावा बाकी सारे स्पेसिफिक होते हैं। इसमें पूछा हुआ है कौन सा एग्जाम्पल है जी स्पेसिफिक का, सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आंसर जो है वो डी दे रखा है, डी को कट कर दीजिए और मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव। आंसर में बी दिया हुआ है, सॉरी बी कर लीजिए ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी डी चारों ही एग्जाम्पल हैं स्पेसिफिक रिजर्व के। चलिए असर्शन से पहले आते हैं जी केस बेस्ड स्टडी पर। नेक्स्ट पेज पर आ गए जी, पहले केस स्टडी पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है आस्था लिमिटेड विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर परचेज्ड ऑन 1st July 2018 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। 30,000 की मशीनरी खरीदी है सर 1st July 18 को। आगे इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1st January 2019। कितने टाइम बाद? 9 महीने, 6 महीने बाद। मंथ की कैलकुलेशन आपको सीखनी है जी, मैंने खुद नहीं सिखानी। 1 जुलाई 2018 के बाद 6 महीने बाद आती है डेट 1190। 6 महीने बाद एक और मशीनरी खरीदी 20,000 रुपये। एंड ऑन 1st October 19, कितने महीने बाद?
9 months। जब 6 बोलना था तब 9 बोला, जब 9 बोलना था तो 6 बोला। 6 को 9 उल्टा तो नहीं पड़ रहा। 1 जनवरी के बाद 9 महीने बाद आता है जी 1 अक्टूबर। तीसरी मशीन खरीदी 10,000 रुपये, 3 मशीन हो गई है हमारे पास। अब 30,000, 20,000, 10,000। अब उसके बाद आगे जी 1 अप्रैल 21। अब कितने महीने हुए? 1 year 6 months। 1.5 साल। ईयर भी तो देखो, 1.5 साल। 1 अप्रैल 21 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 18, मतलब ये पहले वाली मशीन की बात कर रहा है, उसकी हमने 1/3 मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई थी, मतलब आउटडेट हो गई थी, वो हमने 3,000 रुपये में बेच दी। पहले वाली मशीन आउटडेट हो गई थी, हमने 3,000 रुपये में बेच दी। आगे, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब WDV वाला मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। पहले क्वेश्चन में क्या मांगा है जी? डेप्रिसिएशन बताइए कितना चार्ज होगा जुलाई 18 वाली मशीन पर जो 2020 वाला ईयर है। डेप्रिसिएशन कब से कब तक का पूछा? डेट बताइए। 1 July 2018 to 31st March 2020। कैलकुलेशन देखते हैं जी एक बार। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होगा क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो 31 मार्च को क्लोज होगा, ये हमारी प्रेजम्पशन रहती है, जिसमें लिखा भी है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021। तो मार्च वाला अकाउंटिंग ईयर है हमारा। 1 जुलाई 18, ये हम फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं। इस डेट पर इस मशीन की वैल्यू 30,000। डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? हेल्प कीजिए। 30,000 मल्टीप्लाई 10%। बताइए गलत लिखा है मैंने सही लिखा है? सर गलत लिखा है क्या गलती है इसमें? सर, इनटू सर 9,000, सर 9 ईयर भी होगा, 9/12। 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 19 तक ये 9 मंथ्स होते हैं जी। तो जो पहले साल में जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ 9 मंथ इस्तेमाल हुई है। डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 मंथ का लगेगा। ये वैल्यू आ गई 31 मार्च 19। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा जी? 3,000। SLM मेथड नहीं है, जितनी वैल्यू बची उसी का 10% 2775। WDV मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है, जो रिटर्न डाउन जो नीचे लिखी है वैल्यू उस पर रेट लगाना है, इसलिए तो इसका नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का ये है। ये डेप्रिसिएशन जो है ये इस वाले ईयर का है, ये वाला डेप्रिसिएशन जो है ये इस वाले ईयर का। क्वेश्चन में बोला था डेप्रिसिएशन बताओ हमें उस ईयर का जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो इस डेट पर एंड हो रहा है, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन मांगा है। डेप्रिसिएशन ये वाला मांगा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि टोटल डेप्रिसिएशन बताइए जो चार्ज होगा उस मशीनरी पर जो हमने खरीदी 1 जनवरी 2000, मतलब सेकंड वाली मशीन की बात कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ 2021, 2020-21 वाले ईयर की बात कर रहे हैं। सेकंड मशीनरी खरीदी हमने 1119 को 20,000, डेप्रिसिएशन 10%। बताइए कोई मिस्टेक करिए कि सही लिखा है? सर मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? डेप्रिसिएशन लगाते टाइम सर आपको 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019, पहले साल सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करिए। डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीने का। मार्च 19। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाऊं? $1950, ये डेप्रिसिएशन आ गया अगले साल का।
कौन सा वाला ईयर है? 2000 20 1920 2019-20 ये वाला ऑप्शन 2018-19 ये 1920। क्वेश्चन में कौन से ईयर का मांगा है जी? 2021 अगले साल का। वन 1755 ये डेप्रिसिएशन जो आया है ये आया है तीसरे वाले साल का 2020 तीसरे साल का। अब इसमें बताया टोटल डेप्रिसिएशन बताओ हमें 2021 तक का। एक तो 500 रुपये है, एक 1950 रुपये है और एक 1755 रुपये है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए। इस एसेट पर टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 31 मार्च 2021 तक। नोट कर रहे हैं जी आप सब? नोट करते हैं। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा जी सैटरडे को। ट्यूसडे से टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कई बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं टर्म 1 के, कई बच्चों के नहीं हुए हैं। तो टर्म 2 की क्लासेस आप सभी को लेनी है, भले ही आपके पेपर हो चुके हैं, भले ही आपके पेपर नहीं हुए हैं, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा दोबारा तो होगा नहीं। फिर भी आपका मान लीजिए अगले दिन आपका एग्जाम है किसी और सब्जेक्ट का, आप सोच रहे हैं सर मैं अकाउंट्स क्लास लेने जाऊँगा कि मैं पेपर की तैयारी करूँगा, तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग का ही बैकअप रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप एग्जाम से और आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो वो क्लासेस आपको फिर रिकॉर्डिंग से देखनी है। कोशिश ये करें, सजेशन तो मेरा यही रहेगा, भले एग्जाम्स चल रहे हो सिर्फ क्लास के लिए आ जाइए आप, भले घर पे रिवाइज मत करना। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं घर पे जाके रिवाइज मत करना, कोई होमवर्क मत करना, सिर्फ क्लास के लिए आ जाना, क्योंकि जो क्लास में समझा दी जाती हैं कहीं ना कहीं वो माइंड में फिट हो जाती हैं। उसको एग्जाम्स के बाद जब आप दोबारा देखोगे तो रिकॉल कर पाओगे कि क्या क्या सीखा था, क्या क्या समझाया था। तो क्लास में आते रहें, भले घर पे जाके रिवाइज ना करें, एग्जाम जब खत्म हो जाए तब उसको घर पे रिवाइज करें और होमवर्क करें। ट्यूसडे से टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे को चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। अकाउंट्स का आपका एक टेस्ट और होना है फुल कोर्स वाला, तीसरा टेस्ट और आखिरी टेस्ट ये आपको देना है अपने एग्जाम से एक दिन पहले। जब भी आपका एग्जाम है आपको अपने डेट शीट के हिसाब से देना है। नोट कर लिया जी सर ने? तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है सर कि प्रॉफिट लॉस बताइए जो हमने सेल करा। सर सेल करा है इस डेट पर 31 मार्च 21 पे, तो पहले हमें इस एसेट को उस डेट पर लेकर के आना पड़ेगा कैप्शन लेस कर करके। पहले साल नॉमिन इस्तेमाल करी, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा इस्तेमाल करा, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा इस्तेमाल करा। अब जो वैल्यू बची इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। 31 मार्च 2021 इस डेट पर पहली मशीन की वैल्यू है 22477, लेकिन क्योंकि पूरी मशीन नहीं बेची, 1/3 मशीन बेची, $7492 की मशीनरी है और हमने सेलिंग प्राइस कितना है सर इसका? 3000 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, तो 4492 इतने का हमें लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए में अमाउंट करेक्ट कर लीजिए। अमाउंट लिखा हुआ 3325, इसे कट करके 4492 कर लीजिए।
ऑप्शन ए में 3325 लिखा होगा, सो कट करके 4492 कर लीजिए। आउट कर रहे हैं साथ साथ। लॉस कैसे निकाला हमने, जिस डेट पर सेल करा है पहले उस डेट पर उस मशीनरी को लेकर के आए फ्रैक्शनलेस कर करके, उसके बाद 1/3 बेची तो उसका 1/3 कर दिया, उसे कंपेयर करा हमने सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम था और वैल्यू ज्यादा, इसीलिए लॉस बोला। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो प्रॉफिट बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डैश अकाउंट इज ओपन्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ द मशीनरी आर नॉट डिक्रीज्ड इन द बुक्स। सर डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर हम एसेट की वैल्यू कम नहीं करना चाहते डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें डेप्शन सारा इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आंसर। फटाफट तो पूछ सकते हैं, याद लेते हैं।